हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो एग्ज़ाम के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप अंतिम समय में एग्ज़ाम में इसको देखते हैं तो ये ऐसे प्रश्न हैं जिसमें से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। यदि आप इसको अच्छी तरह से देख के जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में, आपकी परीक्षा में इससे बहुत सहायता मिलेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। यदि ये प्रश्न अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए, आज का हमारा प्रश्न है पहला, लाखा मंडल से प्राप्त अभिलेख से किन राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है? तो छगलेश नामक राजाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, वास्ते ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है वास्ते ताम्रपत्र। वास्ते ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? गोरखा सेनायक मोहन सिंह थापा और कुछ मांडलिक राजाओं का। अगला प्रश्न है, पुष्परावती नदी कहाँ से निकलती है? या पुष्पावती नदी कहाँ से निकलती है? फूलों की घाटी से। पूर्वी धौली गंगा किसकी सहायक नदी है? काली नदी की। भागीरथी नदी को गंगा का नाम किस स्थान से जाना जाता है? किस स्थान से जाना जाता है? देवप्रयाग से। जब अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा क्या है? अलकनंदा क्या है? बहू है। अलकनंदा बहू है। और भागीरथी क्या है? भागीरथी सास है। इनका जहाँ संगम होता है वहीं पर देवप्रयाग। देवप्रयाग कहाँ? टिहरी में। अगला प्रश्न है, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का कौन सा और नाम क्या है? क्या नाम है? सास बहू। देवप्रयाग में संगम होता है, बताया था। अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग टिहरी में। अगला प्रश्न है, सोमेश्वर हवालबाग आश्रम किस नदी के किनारे पर है? कोसी नदी के किनारे पे। कौन सी नदी के किनारे पे? कोसी नदी के। राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? काली नदी है। 253 फीट, मतलब 253 मीटर लंबाई है इसकी, किलोमीटर लंबाई है। कितनी? 253 किलोमीटर। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? ऋषिगंगा, हनुमान गंगा, टॉन्स, आसन, कृष्णाघाट, वनाड़घाट, खटुनाघाट, बर्नीघाट, बद्रीघाट, मुगरागढ़, गडोलीघाट आदि। राज्य के सबसे पूर्वी भाग में बहने वाली नदी कौन सी है? पूर्वी भाग में काली नदी बहती है सबसे पूर्वी भाग में। इसे हम शारदा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, टॉन्स के बाद यमुना नदी कौन सी नदी में स्थित? आसन नदी। यमुना के बाद टॉन्स में कौन सी नदी मिलती है? आसन नदी मिलती है। गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ कौन सी हैं? भागीरथी, अलकनंदा, नयार, चंद्रभागा। ये सारी नदियाँ क्या हैं? गंगा की सहायक नदियाँ हैं। भिलंगला की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? भिलंगला की सहायक नदियाँ हैं दूधगंगा, बालगंगा, धर्मगंगा। अलकनंदा, विष्णुगंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? अलकनंदा और विष्णुगंगा की सहायक नदियाँ हैं नंदाकिनी, मंदाकिनी, कंचनगंगा, क्षीणगंगा, लक्ष्मण गंगा, सोनधारा, सरस्वती, वालखिल्य, धौलीगंगा, पातालगंगा। हिमनद से कौन सी नदी गायब होती है? कोसी नदी हिमनद से गायब हो जाती है। प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था टिहरी राज्य, ठीक है, टिहरी राज्य से। किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राज्य के राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए या मुक्त कराने के लिए। कब हुई थी? 1939 में। कब? 1939 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 में। चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद में प्रारंभ हुआ था? चमोली में। कहाँ? चमोली में। चमोली जनपद का रेड़ी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? चिपको आंदोलन के लिए। किसके लिए? चिपको आंदोलन के लिए। गौरा देवी ने शुरू किया था जी, गौरा देवी जी ने इसको आंदोलन को 1974 में, चमोली के रेड़ी गांव से। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी जी ने। किसने? गौरा देवी जी ने।
चिपको आंदोलन को शिखर तक पहुंचने का या पहुंचाने का काम किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। राइट लिवलीहुड अवार्ड का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन से। किस वर्ष चिपको आंदोलन के लिए राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया था? 1987 में। जयंत भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? ढोला पालकी आंदोलन। ढोला पालकी आंदोलन का संबंध किससे था? शिल्पकारों से। भिलंगना नदी घाटी में 1994 ईस्वी का रक्षासूत्र आंदोलन किस लिए हुआ था? जंगलों के बचाव से। किसने चलाया था ये रक्षासूत्र आंदोलन? सुरेश भाई ने। सुरेश भाई ने। कुली बेगार प्रथा के उन्मूलन हेतु एक व्यापक आंदोलन 13 जनवरी 1981 को हुआ था बागेश्वर। 13-14 जनवरी 1981 में उत्तरायणी पर्व के अवसर पर सरयू नदी में इस श्रेष्ठ को बहा दिया गया था। कुली बेगार प्रथा का अंत किस वर्ष हुआ था? 1921 में। इसमें 1921 में। बीज बचाओ आंदोलन के प्रणेता के रूप में किसे जाना जाता है? विजय जरधारी जी को। किसे जाना जाता है? विजय जरधारी जी को। अगला प्रश्न है हमारा, खराकोट आंदोलन का संबंध किससे था? खड़िया खनन से। कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में विलीनीकरण कब हुआ था? 1926 में। सर्वप्रथम किस वर्ष उत्तराखंड को पृथक इकाई के रूप में गठन करने की मांग रखी गई थी? 5-6 मई 1938 में। पृथक राज्य के गठन के लिए उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी 24 जुलाई 1979 में। गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1938 में दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली। गणदेश सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? श्रीदेव सुमन ने। किसने? श्रीदेव सुमन ने। उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति कौन सी है? थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी। 1967 में इन्हें जनजाति का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू। कहाँ पाई जाती है? उधमसिंह नगर में सबसे ज़्यादा। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी है? थारू ही है। कुमाऊं में कौन सी है? थारू ही है। गढ़वाल में कौन सी है? गढ़वाल में है जौनसारी। कहाँ? जौनसारी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? राजी जनजाति है। कितनी है? 2.5%। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कुल सुरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 सीटें हैं। कहाँ कहाँ है? नानकमता है। नानकमता कहाँ पड़ता है? उधमसिंह नगर में। चक्राता कहाँ पड़ता है? देहरादून में। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाई जाती है? उधमसिंह नगर में पाई जाती है। थारू जनजाति है सबसे ज़्यादा उधमसिंह नगर में। उत्तराखंड राज्य में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है रुद्रप्रयाग। भोटिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है उत्तरकाशी में, चमोली में, पिथौरागढ़ में। भोटिया जनजाति की जाति से संबंध रखते हैं मंगोलियन। भोटिया जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा क्या है? रंगा, खगचसी, बाखे पहनते हैं। भोटिया जनजाति की महिला की वेशभूषा क्या है? न्यूमाला, चुकला, युवती युज का उपयोग करती हैं। पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति के लोग कहलाते हैं, पिथौरागढ़ में जो रहते हैं उन्हें जोहारी या सोका कहते हैं। चमोली की भोटिया जनजाति के लोग कहलाते हैं मारछा या तोड़छा। उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति के लोग कहलाते हैं जड़ या जाड़।
जाड़ भोटिया स्वयं को मानते हैं जनक का वंशज। जाड़ भोटियाओं की भाषा क्या है? रोम्बा। क्या है? रोम्बा जाति। जाड़ भोटियाओं के मुख्य त्योहार क्या है? लोहसार या सुरगैन। सर्वाधिक भोटिया जनजाति वाला जिला कौन सा है? पिथौरागढ़। भोटिया जनजाति के लोगों के ग्रीष्मकालीन आवास कहलाते हैं मैत। भोटिया जनजाति के लोगों के शीतकालीन आवास क्या कहलाते हैं? गुंडा या मुंसा। भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? छाकू, छामा, कूटो। भोटिया जनजाति के लोगों का प्रिय पदार्थ कौन सा है? जिया या छंग। भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, पशुपालन। भोटिया जनजाति के लोगों का मुख्य वाद्य यंत्र क्या है? हुड़के। भोटिया जनजाति के लोगों में विवाह की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? कितनी है भोटिया लोगों में? 3। कितनी? 3 याद रखना है। उत्तराखंड में कहाँ सर्वाधिक जौनसारी जनजाति पाई जाती है? जौनसार भावर क्षेत्र में। जौनसारी की जाति से संबंध रखते हैं मंगोल और डोमो प्रसिद्ध रूप से। जौनसारी स्वयं को मानते हैं पांडवों का वंशज। किसे? पांडवों का वंशज मानते हैं। जौनसारी लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि, पशुपालन। जौनसारी पुरुषों की वेशभूषा क्या है? कोट, सूती, टोपी, कुर्ता। जौनसारी महिलाओं की वेशभूषा क्या है? घाघरा, चोली, अंगोली। जौनसारी व भोटिया के लोग किस धर्म को मानते हैं? हिंदू धर्म को। जौनसार के लोगों के मुख्य देवता क्या है? महासू देवता। जौनसार भावर क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? बिस्सू मेला। जौनसारियों का मुख्य तीर्थ स्थल क्या है? हनोल। जौनसारियों का परिवार है संयुक्त पितृसत्तात्मक। फादर ऑफ जौनसारी नाम से सम्मानित हैं भाव सिंह चौहान। जौनसारियों में विवाह के लिए प्रचलित पद्धतियां हैं 3। जौनसारी संगीत के जनक माना जाता है नंदलाल भारती जी को। जौनसार के प्रथम कवि कौन है? पंडित शिवराम। जौनसार के लोगों के मुख्य हथियार और तलवार, फारसा, कटार हैं। क्या है? तलवार, फरसा और कटार हैं। जौनसारी के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, दालें, मांस, शराब। ठीक है। वीर केसरी मेला लगता है 3 मई को चौली रात में, वीर चंद्र सिंह केसरी की स्मृति में। 30 मई 1930 को ये शहीद हो गए थे, इन्हीं के उसमें मेला लगता है। जौनसारियों का त्योहार जागड़ा मनाया जाता है भद्रपद्र में। क्या है? भद्रपद्र में जौनसारियों नुड़ाई त्योहार मनाया जाता है भटार, मनधात, लाखामंडल, देहरादून में। बोक्सा जनजाति के लोगों का निवास स्थान रामनगर, उधमसिंह नगर, बाजपुर, पौड़ी, डोगड्डा, डोईवाला, देहरादून। मगर अधिकतर लोग कहाँ पाए जाते हैं? उधमसिंह नगर में पाए जाते हैं बोक्सा लोग। ठीक है। बोक्सा जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं पवार वंशीय राजपूत। कौन सा? पवार वंशीय राजपूत मानते हैं। बोक्सा जनजाति के लोगों का समाज है संयुक्त पितृसत्तात्मक। सर्वाधिक बोक्सा जनसंख्या निवास करती है उधमसिंह नगर में। बोक्सा जनजाति की प्रमुख 5 उपजातियां हैं जदुवंशी, पवार, परतजा, राजवंशी, तनवार। ठीक है। बोक्सा लोगों की सबसे पूजनीय देवी क्या है?
बाला सुंदरी देवी काशीपुर में। बोक्सा के प्रमुख देवी देवता कौन है? शिव, दुर्गा, होलिका देवी, साकरिया देवता, ज्वाला देवी। बोक्सा लोगों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? चैती, नवमी, रामलीला, दीपावली, तेरस, होली आदि। बोक्सा लोगों के प्रमुख मेला है, कौन सा मेला है प्रमुख मेला? चैती मेला। बोक्सा समुदाय का मुख्य भोजन है मांस, मछली, चावल। बोक्सा समुदाय का मुख्य व्यवसाय है कृषि, आखेट, दस्तकारी। देहरादून में निवास करने वाली बोक्सा जनजाति कहलाती है महार बोक्सा। नैनीताल एवं उधमसिंह नगर में बोक्सा जनजाति बहुल क्षेत्रों को क्या कहते हैं? बुक्साड़। क्या कहते हैं? बुक्साड़। बोक्सा जनजाति की मुख्य भाषाएं क्या हैं? बबरी, कुमैया, रचाभंसी। बोक्सा जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा है धोती, कुर्ता, पगड़ी आदि। बोक्सा जनजाति की स्त्रियों की वेशभूषा है लहंगा, चोली, साड़ी, ब्लाउज। बोक्सा जनजाति में जादू, टोना, तंत्र मंत्र विद्या के जानकार व्यक्तियों को कहा जाता है भरारे। थारू जनजाति, अब थारू जनजाति के बारे में पढ़ेंगे हम, जहाँ से थारू जनजाति स्टार्ट हो रही है हमारी। थारू जनजाति के लोगों का निवास स्थान है खटीमा, सितारगंज, किच्छा, नानकमत्ता, बनवसा। उधमसिंह नगर और चंपावत क्षेत्र में थारू निवास करते हैं। थारू जनजाति के लोग स्वयं को मानते हैं महाराणा प्रताप का वंशज। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है कृषि, आखेट, पशुपालन। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? चावल, मछली, चावल। थारू जनजाति के लोगों का प्रिय पदार्थ है जाड़, शराब। थारू समाज मातृसत्तात्मक है। थारू जनजाति के पुरुषों की वेशभूषा क्या है? टोपी, कुर्ता, सफा, लंगोटी एवं सफेद धोती। थारू जनजाति स्त्रियों की वेशभूषा क्या है? लहंगा, चोली, आभूषण। थारू समाज के प्रमुख देवी देवता कौन है? पछावन, खड़का भूत, काली, भूमिया, कलवा आदि। थारू लोग दीपावली को किस पर्व के रूप में मनाते हैं? शोक पर्व के रूप में। थारू जनजाति के लोगों में विवाह की कितनी पद्धतियां हैं? 4 पद्धतियां। थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोजनों को क्या कहता है? लट भरवा भोज। लट भरता भोज। थारू जनजाति में सगाई की रस्म कहलाती है अपना पराया। थारू जनजाति का मुख्य त्योहार है दशहरा, होली, दिवाली, बाजार, माघ के त्योहार आदि। थारू जनजाति की प्रमुख कुरियां गोत्र हैं बड़वायक, वट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो, ढहत। थारू जनजाति में विवाह की पद्धतियां हैं अपना पराया, बात कट्टी करना। बनरावत पढ़ेंगे हम अब बनरावत के बारे में। उत्तराखंड की सबसे कम जनसंख्या वाली जाति कौन सी है? राजदी या बनरावत भी कहते हैं इन्हें। राजी जनजाति के मुख्यतः निवास स्थान कहाँ पर है? कराली, चीना, डीडीहार, धारचूला, नैनीताल, चंपावत। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं राजी? पिथौरागढ़ में। भोटिया भी कहाँ? भोटिया भी पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति स्वयं को मानते हैं रजवार या राजपूत। राज्य में सर्वाधिक राजी जनजाति कहाँ निवास करती है? पिथौरागढ़ में। राजी जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? मांस, कंदमूल, फल, मंडुआ, मक्का, भट्ट, तरुण। राजी जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? आखेट, पशुपालन एवं कृषि। राजी जनजाति की मातृभाषा कौन सी है? मातृभाषा कौन सी है? मुंडा। क्या है? मुंडा। राजी जनजाति द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी है? अभी बताया था, क्या है? मुंडा। राजी जनजाति के लोग अधिकांश कहाँ निवास करते हैं? झोपड़ियों में।
राजीव जनजाति के आवास कहलाते हैं रत्योड़ा। क्या कहलाते हैं? रत्योड़ा। राजीव जनजाति के प्रमुख देवी देवता क्या हैं? नंदा देवी, वागनाथ, मलयनाथ, गणेनाथ, सेम, छुरमुल आदि। राजीव जनजाति के प्रमुख त्योहार हैं कर्क और मकर संक्रांति, गोरा अट्ठली। राजीव जनजाति के लोगों का विशेष नृत्य क्या है? रिंग डांस। राजीव जनजाति के लोगों में विवाह से पूर्व प्रचलित पद्धतियां हैं सांग जाली एवं पीठा संस्कार। राजीव किस शिल्पकला में निपुण थे? अष्ट शिल्पकला। प्रारंभ में राज्यों में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? मूक विनिमय प्रथा। प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था टिहरी गढ़वाल से। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1939 में। किस उद्देश्य के लिए देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? टिहरी राज्य गढ़वाल की जनता को टिहरी के राजा के शासन से स्वतंत्रता दिलाने के लिए। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 में। चिपकू आंदोलन सर्वप्रथम किस जनपद से प्रारंभ हुआ था? चमोली से, चमोली के रेणी गांव से। चमोली जनपद का रेणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था? चिपकू आंदोलन के। चिपकू आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गौरा देवी जी ने। रिपीट प्रश्न है ये। भिलंगना में ये भी रिपीट है। यहाँ से देखिए, महाभारत काल में हरिद्वार को किस नाम से जाना जाता था? गंगा द्वार नाम से। गंगा द्वार नाम से। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? केदारखंड नाम से। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मानसखंड। किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग उत्तराखंड की यात्रा में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हरिद्वार का उल्लेख किस नाम से किया है? मयूलो नाम से। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत में हिमालय का उल्लेख किस नाम से किया है? पोली ही मयूलो अथवा ब्रह्मपुर नाम से। किस कश्मीरी शासक ने गढ़वाल पर विजय प्राप्त की थी? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? राजतरंगिणी में, कल्याण ने लिखी है। बालूशाही क्या है? इसमें बालूशाही गाथा है। पवाड़े अथवा भाड़ो क्या है? भाड़ का अर्थ है वीर अथवा योद्धा होता है। किसी वीर के संबंध में गाए जाने वाली लोक गाथाएं भाड़ो अथवा पावड़े कहलाती हैं। इनको गाने वाले भाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भाट कहलाते हैं। उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक चित्रित शिलालेख की पहली खोज कब और कहाँ हुई थी? 1968 में हुई थी। अल्मोड़ा में लाखों गुफा की खोज हुई थी MP जोशी जी ने। लखू गुफा की खोज किसने की थी? MP जोशी जी ने 1968 में। लखू उड्यार। इसका मुख्य विषय क्या है? सामूहिक नृत्य है। क्या है? सामूहिक नृत्य है। गोरखा उड्यार कहाँ स्थित है? गोरखा उड्यार है चमोली जनपद के अलकनंदा घाटी में। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्वेत रंग से चित्रित शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुई है? कीमनी गांव, ये ठीक है, चमोली में। त्रिशूल पर अभिलेख उत्तीर्ण कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर चमोली और बाड़ाहाट उत्तरकाशी किसकी काल के हैं? अशोक चल के। अशोक चल का उल्लेख मिलता है इसमें। किसमें मिलता है? अशोक चल का उल्लेख मिलता है इसमें। बागेश्वर लेक से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है? तो बसंतदेव, खरवरदेव, राजनिम्बर के वंशों की जानकारी मिलती है। अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसी, देहरादून से। लाखा मंडल से प्राप्त अभिलेख से किन राजाओं की जानकारी मिलती है? छगलेश नामक राजाओं की जानकारी मिलती है।
वास्ते ताम्रपत्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? पिथौरागढ़ से प्राप्त हुआ है। वास्ते ताम्रपत्र में किसका उल्लेख है? गोरखा सेनानी मोहन थापा और कुछ मांडलिक राजाओं का। जैरिक भांड सदस्य मध्य भांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हैदराबाद हरिद्वार से। त्रिशूल पर अभिलेख उत्तीर्ण कहाँ से मिले हैं? गोपेश्वर बाड़ाहाट उत्तरकाशी से, जो संभवतः कत्यूरी काल से संबंधित है। बागेश्वर लेख से किस कत्यूरी राजा की जानकारी मिलती है? वसंतदेव, खरपतदेव, निम्बर वंश की। अशोक का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? कालसील। लाखा मंडल से प्राप्त अभिलेख किसके हैं? छगलेश नामक राजाओं का। वास्ते पिथौरागढ़ से मिला है। ये रिपीट है क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ से हम देखते हैं, अब यहाँ से देखते हैं। हिमनद से कौन सी नदी गायब हो जाती है? कोसी नदी गायब हो जाती है। कौन सी? कोसी नदी गायब हो जाती है। जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कब हुई है? 1932 में। अवन सभा की स्थापना कब हुई है? 1930 में। धामदेव सालम की क्रांति कब हुई है? 25 अगस्त 1942 में। खुमाण गोलीकांड कब हुआ है? 5 सितंबर 1942 में। देघाट पुलिस वार्ता कब हुई है, जिसमें हरिकृष्ण एवं हीरामन शहीद हुए थे? 18 अगस्त 1942 में। कर्मभूमि पत्रिका का संचालन कब से शुरू हुआ था? 1939 लॉकडाउन पौड़ी से। शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा मातृभूमि के सत्यनिष्ठ सेवक संघ की संज्ञा किसे दी गई है? मोहनलाल शाह को। किस स्वतंत्रता सेनानी ने भूमिगत रेडियो स्टेशन का संचालन किया था? मदन मोहन उपाध्याय ने। गढ़वाल समाचार प्रकाशित हुआ है 1902 में। नेक्स्ट डाउन। श्रीनगर में पंडित नेहरू की उपस्थिति में राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ, जिसमें श्रीदेव सुमन ने टिहरी रियासत के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था? 5-6 मई 1938 में। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1939 में। टिहरी में प्रजामंडल कब स्थापित हुआ था? मार्च 1941 में। टिहरी द्वारा राज्य प्रजामंडल को वैधानिक मान्यता दी गई 1946 में। ठीक है, याद रखना है। वैधानिक मान्यता कब दी गई थी? 1946 में दी गई थी। और स्थापित कब हुआ था? 1941 में। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। 1939 में, ध्यान रखना है। तीनों चीज़ें अलग अलग डेट है तीनों की। श्रीदेव सुमन आखिरी बार कब गिरफ्तार हुए थे? 30 दिसंबर 1943 में। 30 दिसंबर 1943 में। 209 दिन तक जेल में रहे। 29 फरवरी 1944 को जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। कब तक जेल में रहे? 209 दिन। फरवरी में 29 फरवरी 1944 को जेल में ही अनशन प्रारंभ कर दिया। 3 मई 1944 को भूख हड़ताल शुरू हुई और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए। 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। कीर्ति नगर विद्रोह कब हुआ था? 10-11 जनवरी 1948 में। नगेंद्र सकलानी एवं भोलू राम शहीद हो गए थे। परमार वंश की राजधानी श्रीनगर से टिहरी किसने बनाई थी? सुदर्शन शाह ने। किसने? सुदर्शन शाह ने। 18 दिसंबर 1815 में। 28 दिसंबर 1815 में बनी थी। सुदर्शन शाह जी ने बनाई थी। टिहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे? सुदर्शन शाह थे। नरेंद्र शाह के बाद युवराज मानवेंद्र शाह का राज्याभिषेक कब हुआ था? अक्टूबर 1946 में। प्रथम बार सुमन दिवस कब मनाया गया था? 25 जुलाई 1946 में। टिहरी अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? 15 फरवरी 1948 में। सदस्य प्रजामंडल द्वारा एवं एक सदस्य टिहरी रियासत द्वारा मनोनीत किया गया था। इसमें संयुक्त प्रांत में विलीनीकरण से पूर्व टिहरी में विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 12 अगस्त 1948। प्रजामंडल
24 सीटें, पिरजा हितैषी सभा 5 सीटें, 2 सीटें स्वतंत्र उम्मीदवार विजय हुए थे। टेरी रियासत का भारतीय गणराज्य में विलय कब हुआ था? 1 अगस्त 1949 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र शाह टेहरी रियासत के प्रथम नरेश कब बने थे? 1815 में। 1815 से 1859 तक। दोस्तों, ये हमारे आज के प्रश्न थे। कैसे लगे? यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर कोई प्रश्न आपको लगता है कि जल्दी में गलत हो गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज दीपावली है, पटाखों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, ठीक है। और आप भी बढ़िया करके दिवाली बनाइए सुकून के साथ, फुलझड़ी जलाइए, पटाखों से दूर रहिए, थोड़ा दूर जाकर फोड़िए, सेफ्टी बरतिए दीपावली में। जय हिंद।